कर दी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आओ सभी लोग जल्दी से कमेंट में, कमेंट फास्ट। चंदन, प्रणव, एकता, रूपेश, सचिन, प्रियंका, और एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट में आ जाओ, कमेंट फास्ट। ब्लैक कर लेते। हाँ जी शुभम, अगर एक भी कमेंट अब एक्स्ट्रा आ गया ना, पक्का बता रहा हूं, तेरी कसम अभी तुरंत ब्लॉक करा रहा हूं। ये बहुत इरिटेट होता है ऐसे स्टूडेंट से जो बार बार कमेंट करता है। गुड मॉर्निंग और भी स्टूडेंट कर रहे हैं, खुद ईमानदारी से सोच कितने कमेंट है, कम से कम 50 से ऊपर कमेंट है। इतना फ्री बैठा हुआ है, मतलब कोई काम ही नहीं है बिल्कुल, और निहायत ही मतलब कहते हैं ना एकदम फ्री इंसान है और केवल कमेंट पे ही बैठा हुआ है। यार रात को भाभी से बात नहीं हो पाई तो यहां पे टाइपिंग की स्पीड निकाल रहा है। सुबह सुबह क्लास में एंटर हूं, पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है गुड मॉर्निंग, पता नहीं क्या वो बना बना के भेज रहा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, पक्का ब्लॉक करा दूंगा परमानेंट। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था ये बताओ पहले तो। लिक्विडिटी। हाँ मैं भूल गया, मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी, कुछ डिस्कशन करना था। बात की जाए। अरे मैपिंग छोड़, मुझे कल से नींद नहीं आ रही खुशी के मारे में, सच में यार। एक काफी एक महीने के बाद मुझे, मतलब एक होता है कि हंसना क्लास में दिखाना, और एक होता है कि भाई क्या बोलते हैं, अंदर से जो खुशी आती है कि हाँ भाई बहुत अच्छा। बाहर की जो टेंशन हो, आपको अच्छे से पता होगा संडे को एग्जाम था। मेरे पास स्टूडेंट है, उसने मेरे पास डी सेट भेजा है, अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। डी सेट रखा हुआ है, मतलब सीरीज डी है इसकी। मैंने इस पूरे पेपर को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमें इतना पता चला कि कंटेंट वाइज हम काफी और काफी बढ़िया जा, और इतना अच्छा है कि लगभग अगर मैं एनवायरमेंट का जो फ्री वाला बैच था, ये वाली बात मैंने आपको शुरू में भी बोली थी कि एनवायरमेंट का फ्री मतलब कॉमन क्लास है। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी अगर दोनों के क्वेश्चन में मिला देता हूं, तो दोनों के क्वेश्चन को मिलाने के बाद अराउंड 24 टू 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। 24 टू 25 क्वेश्चन। बायो का सेगमेंट तो अलग ही है, उसका 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके क्लास नोट्स आए हुए हैं। तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उस 2019 वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो थे वो करीब 12 से 13। इस बार ऊपर वाले ने और अच्छी सुन ली, और ये 2020 वाला जो है इसमें लगभग 24 से 25 है क्या नाम है क्वेश्चन। हालांकि आपने पूरा आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आपको इस वजह से ऐसा लग रहा होगा ना, तो नहीं कर, लेकिन दो बैच जैसे ज्योग्राफी 3 बैच कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी 4 बैच जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उन बैचों में ये इतने क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंट और इसको मिला के। 2019 वाले एग्जाम की जो वीडियो थी वो मैंने इस पे एक एनालाइज वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा भी होगा। और उस एनालाइज वीडियो में मैंने एग्जैक्ट ये बताया था कि किस क्लास में किस टाइमिंग पे, मतलब एक ही बैच ऐसा नहीं है कि 4-5 बैच उठा के मान ला लिया उसमें, मतलब उसमें मैंने बताया था इसमें कि टाइमिंग कितनी टाइमिंग पर और क्लास नंबर, वो एग्जैक्ट ये बताया था। मतलब ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट को ये लग रहा है कि फेंक दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने शायद देखा होगा वो वीडियो, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 25 मिनट
और 30 सेकंड पर मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास नंबर 8। तो हो सकता है आज नहीं तो कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसमें ये सारे के सारे पॉइंट। उसके बाद फिर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं क्लास में डिस्कस नहीं करता, वो भी मैंने एनालाइज किया, मतलब जो अपनी कमियां हैं वो भी बता रहा हूं। कमियों में हमें ये लगा कि हम लोग बस ट्राइब और सेंसस इस टॉपिक को थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं। और ये आपके ही बैच में नहीं, मैक्सिमम बैचों में ऐसा होता है। मैं सोच लेता हूं भाई ट्राइब स्टूडेंट खुद कर लेगा, लेकिन पिछले कई एग्जाम में मैंने देखा है कि जनजातियां और जनगणना इन दो से काफी ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर सेंसस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, सेंसस पे नहीं बन रहा है तो ट्राइब पे बन जाता है। हालांकि ईवीएस वाले बैच में ट्राइब भी कराई थी मैंने, प्रोटोकॉल वगैरह सारे कराए थे तब, बट उतनी नहीं कराई थी जितनी की आजकल डिमांड चल रही है। तो अब आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे ध्यान लगाओगे सिलेबस एंड होने से पहले ट्राइब को हमें स्पेशली पढ़ना है, बड़े लेवल पे पढ़ना है, कॉन्टिनेंट की तरह पढ़ना है इनफैक्ट ये। आगे बात समझ में। बाकी कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा क्या नाम है, कंटेंट जो है वो काफी अच्छा रहा है कॉन्टिनेंट में। और कॉन्टिनेंट तो आपकी क्लास में करा चुका हूं ना मैं, बिल्कुल। इसको इसके साथ ही करेंगे मैं। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आप कह रहे थे ना कि सर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपने डिटेल में कराया है, अपने नोट्स में देखना, उसमें डार्लिंग रेंज पढ़ाई थी मैंने। डार्लिंग रेंज एक बार चेक करना उसमें, डार्लिंग रेंज। कमेंट फास्ट। पता नहीं, मैं एक बार और चेक कर लूंगा। मैं एक बार और चेक कर लूंगा इसको, ठीक है। तो डार्लिंग रिवर तो पढ़ाई है, मैं रेंज की बात कर रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन पे मुझे डाउट था क्योंकि रेंज तो मैंने उसकी काफी कराई थी, ये पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई मैं खुद डाउटफुल था। 24 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब इसका मैं क्लास टाइमिंग और कौन सी क्लास में कब मैंने क्या डिस्कस किया वो सारी चीज आपको बता दूंगा। ओके चलो ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब बताओ क्या चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है, वो रिवर अलग है, दोनों में डिफरेंस है। रिवर इधर साइड है, रेंज इधर साइड है, ठीक है। ह्यूमिडिटी में क्या कराया था ये बताओ। ह्यूमिडिटी में क्या कराया था, रेनफॉल। इसी में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन और संघनन। कंडेंसेशन में होता क्या है, तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स। यानी कि जो बाष्प होता है, बाष्प जल की बूंदों में बाष्प जो है वो किस में बदल जाता है, जल की बूंदों में बदल जाता है। क्लियर है। इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि इसी प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेशन होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड यानी कि बादलों का निर्माण होता है। बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है। चलो अब अगले पॉइंट पे ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात होगी फॉग क्या है। फॉग यानी कि कोहरा क्या है।
पहला पॉइंट होगा। कोहरा क्या होता है? कोहरे के केस में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मानकर चलो कि कोई भी ग्राउंड सरफेस है, क्लियर है? अब होगा क्या, विंटर सीजन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आगे बता रहा हूं। कौन सा सीजन है? विंटर सीजन है, यानी हिंदी में बोलेंगे हम क्या है, शीत ऋतु है। अब विंटर सीजन का टाइम है, तो इस टाइम पे जब सन यहां पर है, तो सन जब यहां पे होगा तो इससे क्या होगा भाई, सन लगातार यहां पे एनर्जी दे रहा होगा, जितनी भी दे रहा हो डजंट मैटर, जितनी भी देगा भाई। ठंड का मौसम है, धूप निकलती तो है, कम निकल रही है, डजंट मैटर। अब ध्यान से समझना, जब रात का टाइम आएगा तो रात के टाइम आने पर यहां से क्या होगा, यहां से रेडिएशन को क्या किया जाएगा, इमिट किया जाएगा। तो इसको तो कहा जाएगा सोलर रेडिएशन और इसको कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बराबर है? क्या कहा जाएगा इसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाएगा। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, ठीक है ना, अगर किसी भी एरिया में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो जरूरत से ज्यादा हो गया, मतलब मेरा कहने का ये है कि यहां का टेम्परेचर एकदम से कैसा हो गया, डाउन हो गया। और जब यहां का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाएगा, आगे बात समझ में, तो यहां का टेम्परेचर जब एकदम से डाउन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में होगा क्या भाई, ऐसी स्थिति में फिर यहां पे जितनी भी एयर, यहां पे जितना भी वाटर वेपर होगा, ये एटमॉस्फेयर में यानी ग्राउंड सरफेस के नजदीक ही क्या होने लगेगा, ये धरातल के आसपास वाले क्षेत्र में ये कंडेंस होना शुरू कर देगा। कमेंट हट गए। ये धरातल के आसपास वाले क्षेत्र में क्या कर देगा, कंडेंस होना शुरू कर देगा। और जब ये धरातल के आसपास, हाइट पे नहीं, धरातल के आसपास वाले क्षेत्र में जब ये कंडेंस होना शुरू कर देगा, यहीं के यहीं, तो कंडेंस होने पर ही इसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा फॉग। इसी को क्या कहा जाएगा, फॉग कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, फॉग कहा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा क्या कारण है कि कोहरा जो है वो हमेशा, ऐसा क्या कारण है कि कोहरा जो है वो हमेशा ठंड के मौसम में ही होता है? तो इसके पीछे कारण है, कोहरा ठंड के मौसम में होने के पीछे कारण है क्योंकि सरफेस एरिया जो है, ये धरातल जो है इसके आसपास यहां पे पूरे, ठीक है ना, इस एरिया में टेम्परेचर डाउन कब रहेगा, केवल और केवल विंटर सीजन में ही रहेगा। गर्मी के मौसम में कोहरा क्यों नहीं पड़ता भयंकर सा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई रहता है। और जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो क्या कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन विल बी नॉट कंडक्टेड बाय एयर। समझ आया नहीं आया, कमेंट करो जल्दी से। फॉग क्या है, तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन एयर ऑफ एटमॉस्फेयर या एयर नियर ग्राउंड सरफेस कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर इन विंटर सीजन, देन इट विल बी कॉल्ड क्लाउड। जब धरातल के नजदीक की वायु कम तापमान की उपस्थिति में संघनित होना शुरू कर देती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कोहरा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कोहरा कहा जाता है। बात को समझ रहे हो ना? इसी को क्या कहा जाएगा, कोहरा कहा जाएगा। अब एक और नया पॉइंट इसी में पढ़ते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि जो विंटर नाइट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो विंटर नाइट है, जो क्या है, विंटर नाइट, जो विंटर नाइट है यानी कि जो सर्दी की रात है, इस सर्दी की रात का टेम्परेचर कितना है, थोड़ा सा कम हुआ तो बन जाएगा फॉग। इनकेस ऐसा होता है कि इसका टेम्परेचर अराउंड फ्रीजिंग पॉइंट पहुंच जाता है, हिमांक के पास पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर, यानी सीधा सीधा यूं कह लो कि इसका टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, काफी कम हो गया सब। तो जब इसका टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जितनी भी, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि मैंने कहा आपसे कि विंटर नाइट है, ओके, तो विंटर नाइट की कंडीशन में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो मैंने कहा आपसे किसका फॉर्मेशन हो गया, फॉग का फॉर्मेशन हो गया। अब मानकर चलो टेम्परेचर हो जाता है काफी ज्यादा डाउन,
जब टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर के काफी ज्यादा डाउन होने पे मानकर चलो यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मानकर चलो ये आपका घर बना हुआ है और ये आपकी एक ज्यादा ही बड़ा कंटेनर बन गया, ये आपका घर बना हुआ है, ये आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, ये कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा बड़ा सा पड़ा हुआ है, मानकर चलो कुछ भी ले सकते हो, यहां पे कोई भी एक प्लांट है, इस प्लांट की ये लीव्स है, हम मानकर चलो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया, आगे बात समझ में। तो अब यहां पे जितना भी क्या होगा, इस वाले एरिया में टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम किसका होगा भाई, अगर मैं बात करूंगा ये चट्टानी भाग, तो ये दिन के समय क्या करेगा, टेम्परेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और रात को क्या करेगा, फिर इसको रात को ये ज्यादा इमिट करेगा, आगे बात समझ में। जब ये रात को इसको ज्यादा इमिट करेगा टेम्परेचर को, तो मैं आपसे बस एक बात पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, एक तो हो गया ये पत्थर का टुकड़ा, या आप यूं कह लो कि ये ब्लैक कलर की एक कार खड़ी हुई है, आगे बात समझ में, ये ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई है एक, और ये है धरातल वाला भाग, नॉर्मल एरिया, ग्राउंड एरिया है, ठीक है ना, मैं ग्राउंड लिख देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि टेम्परेचर कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इस गाड़ी का, गाड़ी की सरफेस का, या फिर ग्राउंड का। अगर इतना समझ आ गया तो फिर मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। बताओ, दोनों में टेम्परेचर किसका कम होगा, मैक्सिमम लोगों का कमेंट है ग्राउंड का होगा, एक नंबर के बेवकूफ हो, इसका ज्यादा होगा। इसके पीछे कारण है, इसका इन दोनों का ज्यादा होगा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जितने भी डार्क सरफेस होती हैं, ठीक है ना, जितने भी डार्क सरफेस होती हैं, आपने सुना होगा डार्क सरफेस के बारे में, इनकी क्वालिटी क्या होती है। डार्क सरफेस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि ये दिन के समय तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और रात के समय ये क्या करते हैं, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे, तो जब एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में इनका टेम्परेचर कम होगा, या इस वाले एरिया का होगा, इनका टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। एक कमेंट करके पूछ रहा है कि काली मिट्टी ग्राउंड में क्या होगा, काली मिट्टी ग्राउंड में ऐसा लगता है कि भयंकर कोयला बिखरा पड़ा है, आप कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या है ये, मिट्टी है कोयला है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा रंग होता है क्या काली मिट्टी का, क्यों, मैं जो समझा रहा हूं पहले उसी को समझ लो, नई रिसर्च बाद में कर लेना। तो अब टेम्परेचर, अगर आप इस ग्राउंड के टेम्परेचर को कंपेयर करते हो तो टेम्परेचर इसका कम होगा, इसकी पत्तियों का टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, क्योंकि डार्क कलर होता है, ग्रीन डार्क कलर होता है, इसका भी टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, इसका भी टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा। तो जब यहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन है, तो यहां पे जितनी भी वाटर वेपर होगी ना, वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होती है, ये वाटर वेपर जितना भी था यहां पे, ये वाटर ड्रॉप्स में न कन्वर्ट होकर ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बर्फ में कन्वर्ट होने पर, ध्यान से समझना, बर्फ में कन्वर्ट होने पर क्या होगा, इसी को कहा जाएगा क्या, इसी को कहा जाता है फ्रॉस्ट, इसी को क्या कहा जाएगा, फ्रॉस्ट कहा जाएगा। आगे बात समझ में, इसी को फ्रॉस्ट या पाला कहा जाएगा। और टेम्परेचर अगर ज्यादा कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, तो ये क्या करेगी, यहां पत्तियों के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब ये वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको कहा जाएगा ड्यू, यानी कि ओस कहा जाएगा। कहा है, देखो, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है, फॉग, ग्राउंड सरफेस का डाउन होता है, ड्यू, और ज्यादा डाउन हो गया, फ्रॉस्ट।
हाँ जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हरा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम है तब इसको क्या कहा जाता है? तब इसको कहा जाता है मिस। चलो लिखो, इसमें हेडिंग डालो फॉग, जल्दी से हेडिंग डालो फॉग। फॉग क्या है? देखो, इन विंटर नाइट्स, इन विंटर नाइट, इन विंटर नाइट in winter night when temperature of in winter night when temperature of in winter nights when temperature decrease, when temperature decrease, in winter night when temperature decrease comma water vapor of atmosphere, water vapor of atmosphere started condense started condense and converted into water drops, converted into water drops. These water drops suspected in air, these water drops suspected in air
suspected in air and reduce the visibility, reduce the visibility, reduce the visibility called, reduce the visibility called, reduce the visibility called fog. डी में लिखो, शीतकालीन रात में या शीत ऋतु की रातों में या ठंडी रातों में धरातल के नजदीक का तापमान, धरातल के नजदीक का, धरातल के नजदीक का तापमान, धरातल के नजदीक का तापमान अत्यधिक कम होने पर, धरातल के नजदीक का तापमान, धरातल के नजदीक का तापमान अत्यधिक कम होने पर क्या हो गया इसे, चक्कर काट रहे हैं। धरातल के नजदीक का तापमान कम होने पर वहां उपस्थित जलवाष्प, वहां उपस्थित जलवाष्प, वहां उपस्थित जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देता है। उपस्थित जलवाष्प, उपस्थित जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देता है। उपस्थित जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है। उपस्थित जलवाष्प क्या नाम है, संघनित होना शुरू कर देता है और छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में, छोटी छोटी जल की बूंद या हिमकण के रूप में वायुमंडल में विद्यमान हो जाती है, वायुमंडल में विद्यमान हो जाती है। इससे दृश्यता कम हो जाती है, इससे दृश्यता कम हो जाती है, इससे दृश्यता कम हो जाती है। अतः इसे फॉग कहा, अतः इसे कोहरा कहा जाता है, अतः इसे कोहरा कहा जाता है। अतः इससे दृश्यता कम हो जाती है, इसे कोहरा कहा जाता है। देखो इसी में कोहरा हमेशा, कोहरा हमेशा ठंडी रातों को ही बनता है, ठंडी रातों में ही बनता है। कोहरा हमेशा कोहरा हमेशा ठंडी रातों में ही बनता है। एक बात बताओ, ये कोई बड़ा घना सा शहर बसा हुआ है, और यहां की अगर हम बात करेंगे तो ये तो शहर है, और इधर की अगर हम बात करेंगे तो इधर क्या है, इधर ये विलेज है। इधर क्या है, ये गांव है। अब मुझे बताओ टेम्परेचर कहां का ज्यादा डाउन होगा, गांव का या शहर का, गांव का या शहर का, कहां का टेम्परेचर ज्यादा डाउन होगा। ठंड ज्यादा कहां पड़ती है, मैं ये पूछ रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में आ जाओ। अब ये मत कह देना समझ नहीं आया हमें, तो अगर इतना भी समझ नहीं आता तो मैं कि ठंड गांव में ज्यादा पड़ती है शहर में, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बुरा मानोगे। एक्चुअल में चैप्टर पढ़ाने का है ही नहीं, एकेडमिक का चैप्टर है। जो आप
10th 11th में जो पढ़ते हो साइंस, ये सब वो है। सिंपल सी बात है, गांव में ठंड ज्यादा पड़ती है, यहां पे क्या है, टेम्परेचर यहां का हमेशा कम रहेगा, यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया इसका ज्यादा है। पढ़ाया था मैंने आपको अर्बन हीट आइलैंड, यहां पे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां इंडस्ट्री ज्यादा है, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहां का टेम्परेचर कम रहेगा। तो अब बताओ कंडेंसेशन ज्यादा कहां होगा, शहर में या गांव में? भाई टेम्परेचर गांव में ज्यादा कम है तो कंडेंसेशन भी यहीं पे ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो कोहरा ज्यादा कहां पड़ेगा, शहर में या गांव में? कोहरा कहां ज्यादा बनेगा, शहरी क्षेत्रों में या गांव वाले क्षेत्र में? तो आपने देखा होगा सिटी में कोहरा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही निकलकर बाहर की तरफ जाओगे, सिटी से निकलकर बाहर की तरफ गए, खुले एरिया में पहुंचे, गांव की तरफ पहुंचे, कोहरा एकदम से बढ़ जाता है वहां पे। आगे बात समझ में? कोहरा क्या होगा, एकदम से बढ़ जाता है वहां पे। तो यही कारण है कि गांव में हमेशा कोहरे की मात्रा कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। ओके, चलो अब हेडिंग डालो ड्यू, हेडिंग डालो ड्यू। में कहा जाता है इसको ओश, तो इसी में when temperature of ground surface, when temperature of ground surface, temperature of ground surface when temperature of ground surface, temperature of ground surface decrease, when temperature of ground surface decrease in winter night, then water vapor present near dark substances, dark color substances, ऐसे लिखना, dark color substances slash rock particles condense, and converted into water drops, which is called dew। हिंदी में लिखो, जब शीतकालीन रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, जब शीतकालीन रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, शीतकालीन रात का तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, तब गहरे रंग की वस्तुओं तथा चट्टानों से निर्मित वस्तुओं, गहरे रंग की वस्तुओं तथा चट्टानों से निर्मित वस्तुओं के आसपास उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, संघनित होकर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, और इन वस्तुओं पर स्थिर हो जाता है, या इन वस्तुओं पर स्थित होता है, जिसे ओस कहा जाता है। जिसे ओस कहा जाता है।
जिसे ओस कहा जाता है। जिसे ओस कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ द टेम्परेचर इज if the temperature if the temperature is less than dew point, या if the temperature is around freezing point, if the temperature is around freezing point, then these water drops converted into snow। जब तापमान हिमांक के आसपास होता है या जब तापमान हिमांक से कम होता है, जब तापमान हिमांक के आसपास होता है, तापमान हिमांक के आसपास होता है, तब जलवाष्प या यह जल की बूंदें बर्फ में बदल जाती हैं, विच इज नोन एज फ्रॉस्ट, जिसे पाला कहा जाता है, जिसे पाला कहा जाता है, जिसे पाला कहा जाता है। आगे लिखो इसी में, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट, ड्यू टू इफेक्ट, या फिर ऐसे लिखना, फ्रॉस्ट इफेक्ट द प्लांट टिश्यू, इफेक्ट द प्लांट टिश्यू एंड फोटोसिंथेसिस। फ्रॉस्ट या पाला पौधे के ऊतक और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, पौधे के ऊतक और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, जिससे वहां क्या होता है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। ओके, अब बताओ ये पूरा समझ आया नहीं आया? मिस्ट बच गया है। मिस्ट कुछ नहीं है, मिस्ट की अगर हम बात करेंगे विजिबिलिटी, अगर देखो कोयरे की विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मिस्ट की थोड़ी कम होती है। क्या, चलो
अब बताओ इसमें क्या कराना था? फ्राइडे को मैपिंग नहीं कराई थी मैंने? टर्बन चीजों को पढ़ने की कोशिश करो, जो मैं बता रहा हूं उसे कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं है इसमें जो आपकी समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। पूरी क्लास में स्टूडेंट के कमेंट आ रखे हैं, बढ़िया समझ आ रहा है, मजा आ गया, ये सब स्टूडेंट लिख रहे हैं। और ये वाली बात तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी नेगेटिव कमेंट भी पढ़ता हूं। तो ऐसा नहीं है अगर आपके माइंड में ये हो कि भाई बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आया होगा और ये उनके कमेंट पढ़ नहीं रहे। कई बार तो स्टूडेंट खुद ही बोलता है कि सर आप नेगेटिव कमेंट क्यों पढ़ते हो। अब पता नहीं क्यों आप नहीं समझ पा रहे हो, इसमें समझने को है क्या? बस एक दो चीजें समझनी थी, ड्यू पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, भाई घर में फ्रिज होता है, आप उसमें पानी रखते हो और उसका क्या बन जाता है? आइस क्यूब में उसका आइस क्यूब बन के तैयार हो जाती है। इसके कारण टेम्परेचर कम हुआ, वही प्रोसेस एटमॉस्फेयर में खुद ब खुद हो रहा है। अब पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आ पा रहा है। मैंने पूरा समझा भी दिया, मैंने आपको पूरा लिखा भी दिया, फिर भी आप कह रहे हो कि लास्ट क्लास में भी कम समझ आया था, अभी भी कम समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं? भाई मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि मेरी क्लास में सबको समझ आ गया, एक को नहीं आ रहा, तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? फिर भी मैंने आपको कमेंट पढ़ा और फिर भी बता दिया मैंने आपको जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। पहले उनको पढ़ो, उनको समझो कि ये क्या है। उसके बाद जो जो डेफिनेशन लिखाई है एकदम सिंपल वे में, ठीक है, एकदम सिंपल वे में जो जो डेफिनेशन लिखाई है आप उन डेफिनेशन को तैयार। नया चैप्टर हेडिंग डालो जल्दी से, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हेडिंग डालो जल्दी से। हिंदी में इसको वृष्टि कहा जाता है। और याद रखना प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं। हेडिंग डालो जल्दी से, प्रेसिपिटेशन। हिंदी में कहा जाएगा इसको वृष्टि। प्रेसिपिटेशन या इसी को हिंदी में कहा जाता है वृष्टि। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही डिस्कशन करना है, ठीक है ना? प्रेसिपिटेशन होता क्या है, सबसे पहले हमें यही डिस्कशन करना है। ओके, दानेश्वर भी बहुत कुछ बचता है इसमें, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप। बाद में फिर तुम कमेंट करोगे, तुम ही कमेंट कर रहे थे ना एक दिन शायद, लाइन बना के, पता नहीं क्या कह रहा था वो, आकारी मत देख। दानेश्वर ही था ना? आज भी कमेंट याद है, देख। प्रेसिपिटेशन है क्या, पहले इस बात को समझना है, पढ़ने पे ध्यान दो। चलो, प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिपिटेशन होता है भाई जितना भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद है, ठीक है ना, वाटर वेपर ऑफ एटमॉस्फेयर fall down on earth या fall down on surface, fall down on surface in different form, ये प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको? हिंदी में कहा जाएगा वायुमंडल में उपस्थित, ध्यान से समझना, वायुमंडल में उपस्थित, हिंदी में कहा जाएगा इसको वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का विभिन्न रूपों में, जलवाष्प का विभिन्न रूपों में धरातल पर गिरना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा विभिन्न रूपों में धरातल पर गिरना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा विभिन्न रूपों में धरातल पर गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। अब ध्यान से समझना, प्रेसिपिटेशन
का मतलब क्या हो गया? अब विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं? यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कि भाई साहब विभिन्न रूप हो सकते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म मैंने बताई हुई है, ठीक है ना। तो मैंने बताया यहां पे विभिन्न रूप जो है ये क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें याद रखना वाटर ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वाटर ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। इसमें स्नो भी हो सकती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है? हेल भी हो सकता है। यानी कि इसमें जल की बूंद भी हो सकती है। जल वाष्प किसकी फॉर्म में गिर रहा है? जल की बूंदों की फॉर्म में गिर रहा है। इसमें गिर रहा है जल की बूंद। इसमें हो सकता है स्नो के रूप में गिर रहा है, यानी कि बर्फ कण के रूप में गिर रहा है, या फिर जलवाष्प ओले के रूप में गिर रहा है। आगे बात समझ में? तीन, मतलब ये विभिन्न रूप जो है मैंने लिखा है इसके, तो आपका आंसर हो गया, लिख सकते हो आप तीन रूपों में, विभिन्न की जगह आप लिख सकते हो fall down on surface in three different form या in three form। अब ध्यान से समझना, एनी डिफरेंट, अब मैंने लिखा कि कितनी फॉर्म में गिर सकता है? तीन फॉर्म में गिर सकता है। अब तीन फॉर्म में जब गिरेगा तो इनको अलग अलग क्या नाम दिया जाएगा, इसी को समझ लो। अगर रेनफॉल मतलब अगर जल वाष्प जो है वो जल की बूंदों के रूप में गिर रहा है, इसको कहा जाएगा रेनफॉल या वर्षा। अगर बर्फ के रूप में गिर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा स्नोफॉल, यानी कि बर्फबारी। तो इसको क्या कहा जाएगा? स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी। और अगर ओले के रूप में गिर रहा है तब इसको क्या कहा जाएगा? तब इसको कहा जाएगा हेलफॉल, ठीक है ना। इसको कहा जाएगा ओलावृष्टि। अब बताओ रेनफॉल में और प्रेसिपिटेशन में क्या आपको फर्क लग रहा है? बेसिक पॉइंट तो यही हो गया, रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षा वृष्टि का ही एक भाग है, कह सकते हैं ना। वृष्टि किस रूप में होगा? तीनों रूप में हो सकता है। आगे बात समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन इज अ प्रोसेस in which water vapor fall down on earth, and there are three type of precipitation। मैं पूछ रहा हूं कि प्रेसिपिटेशन समझ आया या नहीं आया, और इस रेनफॉल को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। प्रणब का कमेंट आ रहा है प्रेसिपिटेशन इंडिया के किस रीजन में होता है? ये ताजमहल के पीछे होता है। प्रेसिपिटेशन इंडिया में ताजमहल के पीछे होता है। हेडिंग डालो रेनफॉल। में कहा जाएगा इसको रेनफॉल को वर्षा। रेनफॉल होती क्या है? तो आपका आंसर होगा इफ द वाटर वेपर condense and fall down in the form of water drops called rainfall, है ना। ये में क्या कहा जाएगा इसको? जब जलवाष्प की अगर हम बात करेंगे तो जलवाष्प क्या हो जाए? जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में, जल की बूंदों के रूप में संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना शुरू कर दे।
धरातल पर गिरना शुरू कर दे, इसको क्या कहा जाएगा? वर्षा कहा जाएगा। अब वर्षा के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसका कितना परसेंट होना चाहिए? 50% हो, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से भी ज्यादा हो, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कोई रिलेशन नहीं है? बताओ कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए, 100 से ज्यादा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे वर्षा की स्थिति में क्या होती है? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता 100% से अधिक होती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो 100% से भी अधिक होती है। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे इसी में टाइप ऑफ रेनफॉल, तो आपका आंसर होगा रेनफॉल डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। कितने टाइप हैं इसके? 3 टाइप हैं। पहला कौन सा है? तो आपका आंसर होगा, पहला है कॉन्वेंशन रेनफॉल, कॉन्वेक्शन रेनफॉल या कॉन्वेक्शन। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में आएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड आएगा इसी में कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक। थर्ड होगा साइक्लोनिक रेनफॉल। थर्ड कौन सा होगा? साइक्लोनिक रेनफॉल को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। इसको कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। साइक्लोनिक रेनफॉल को कहा जाता है चक्रवाती वर्षा। ये कितने प्रकार की रेनफॉल हो गई? तो आपका आंसर हो गई टोटल 3 प्रकार की रेनफॉल। फर्स्ट हेडिंग डालो आप कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो फिनिश करते हैं चलो। कन्वेक्शनल रेनफॉल में कहा जाता है इसको संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में होता क्या है? तो आपका आंसर होगा, बहुत सिंपल है, पहले समझाते हैं इसको। मानकर चलो ये धरातल है, और यहां पानी भरा हुआ है। ये तो हो गया लैंड एरिया।
ये हो गया वाटर एरिया। अब यहां पे लैंड एरिया और वाटर एरिया की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे होगा क्या, जब टेम्परेचर यहां का बढ़ेगा तो यहां पे क्या बन जाएंगी, ये वाटर वेपर पार्टिकल्स बन, क्या बन जाएंगे, यहां पे वाटर वेपर के पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब हुआ क्या, यहां से एक हवा यहां से उठी, अब हवाएं यहां से क्या करेंगी, गर्म होकर ऐसे ऊपर उठेंगी, हाँ या ना, ऊपर की तरफ जाएंगी। ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी और इन हवाओं को ऊपर उठना ही क्या कहलाएगा, इन हवाओं के ऊपर उठना ही क्या कहलाएगा। यहां पे ये एक जगह जाकर सभी के सभी वाटर वेपर इकट्ठे होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद यहां पे क्या करेंगे, ये फिर यहां पे भयंकर रेनफॉल कराएंगे, है ना। ये क्या करेंगे, फिर यहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या होगा, यहां पे रेनफॉल होगी। तो यहां रेनफॉल होने के कारण क्या दिख रहा है आपको, कारण यह दिख रहा है आपको कि वायु ऊपर उठ रही है, और वायु का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होगा वायु का ऊपर उठना ही कहलाता है क्या, इसी को कहा जाता है कंडेंसेशन, इसी को कहा जाता है कॉन्वेक्शन। तो यहां से हमें दो बातें पता चलती हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि ग्राउंड का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो यहां वाटर वेपर भी ज्यादा बनेगा, और दूसरी बात फायदा यह है कि यहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां की हवाएं भी ज्यादा ऊपर उठेंगी। आगे बात समझ में, यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां की हवाएं भी ज्यादा ऊपर उठेंगी, और इस वाले एरिया में वाटर वेपर का भी अमाउंट ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर और वाटर वेपर दोनों ही कहां ज्यादा मिलते हैं पूरे ग्लोब पे, तो आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों चीजें ग्लोब पर मिलती हैं कहां ज्यादा, इक्वेटर वाले रीजन में मिलती हैं। तो जब इक्वेटर वाले रीजन में दोनों चीजें ज्यादा मिलती हैं तो इस वाले रीजन सबसे ज्यादा जो कॉन्वेक्शन रेनफॉल है वो कहां पर होगी, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा कॉन्वेक्शन रेनफॉल कहां पर होती है, तो आपका आंसर होगा इक्वेटर वाले रीजन में होती है। सबसे ज्यादा कहां होती है ये, तो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा होती है कहां पे, इक्वेटोरियल रीजन में या फिर इक्वेटर वाले रीजन में होती है। इंडिया में कब होती है ये, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में तो टेम्परेचर हाई होना काफी ज्यादा कौन से सीजन में होता है, केवल और केवल समर सीजन में होता है। और समर सीजन में जब रेनफॉल शुरू हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं या तो मानसून का टाइम बोल देते हैं हम, या फिर हम इसी को बोल देते हैं रेनफॉल सीजन। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में तो ये मानसून के टाइम पर होता है ऐसा, इंडिया में ये मानसून के टाइम पर ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करेंगे तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे तो ऐसा डेली होता है, यही है संवहनीय वर्षा। नॉर्मल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, बस एक बात ध्यान में रखनी है, एयर ऊपर की तरफ जा रही है, प्रोसेस वही होगा, टेम्परेचर डाउन होना, वाटर वेपर कंडेंस होना, वाटर वेपर को कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होना, क्लाउड फॉर्मेशन होना, बारिश शुरू हो जाए। तीनों प्रकार जो है वो अलग अलग किस आधार पर बताए हैं, तीनों प्रकार इस आधार पर बताए हैं कि वाटर वेपर को ऊपर कंडेंस होने के लिए पहुंचा कौन रहा है। भाई अगर वाटर वेपर यहां पर मौजूद है तो जिंदगी में कंडेंस नहीं हो सकता, ये इसका कारण है क्योंकि टेम्परेचर कभी यहां का इतना डाउन ही नहीं होगा। तो अगर अब इसको बरसना है, अगर इसको इसके ऊपर बरसना है तो इसको क्या करना होगा, इसको बरसने के लिए क्या करना होगा, इसको बरसने के लिए खुद को कंडेंस करना पड़ेगा, और खुद को अगर कंडेंस करना है तो कहां जाना होगा, खुद को कंडेंस करना है तो ऊपर जाना होगा। अब ऊपर कैसे जा रहा है, गर्म वायु के माध्यम से जा रहा है ऊपर, आगे बात समझ में, या तो गर्म वायु के माध्यम से जा रहा है ऊपर, या फिर किसी पर्वत के सहारे सहारे जा रहा है, या चक्रवात के कारण जा रहा है। इसी को हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं तो यही वर्षा के तीन प्रकार हो जाते हैं। अभी मैं आपको पर्वतीय वर्षा पढ़ाऊंगा, तो पर्वतीय वर्षा में और संवहनीय वर्षा में अंतर किस बात का है, अंतर केवल इस बात का है कि जलवाष्प को ऊपर कौन लेकर जा रहा है। पर्वतीय वर्षा में जलवाष्प ऊपर किसके कारण जाती है, तो हवा के, जैसे ये वाला स्लोप है, क्यों है मान लो ये है, इस स्लोप के सारे सारे विंड उठती है। अब जब इस स्लोप के सारे सारे विंड ऊपर की तरफ जाती है तो उसका विंड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यहां पे किसके कारण हो रहा है, वायु के संवहन के कारण। तीसरे टाइप में किसके कारण होगा, चक्रवात आने के कारण जलवाष्प की एक अच्छी खासी मात्रा ऊपर की तरफ जाएगी, और वो कंडेंस होने के बाद फिर क्या करेगी, वो रेनफॉल करेगी। बताओ कमेंट करके जल्दी, समझ आया नहीं आया।
इसको फिर लिखाना रह जाएगा। भाई सच में यार, सुभाष का कमेंट आ रहा है टेम्परेचर, क्या नाम है, क्लाउड कब बनता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पूरा ह्यूमिडिटी का चैप्टर खत्म हो गया। भाई का डाउट है क्लाउड कब बनेगा, टेम्परेचर कम होने पर या ज्यादा होने पर। अब मैं तुझे क्या ही जवाब दूं, मेरी यही समझ नहीं आ रहा। अब अभी मैं कुछ कहूंगा तो फिर बोलेगा कि डाउट पूछ रहे थे हम, तो गुस्सा कर रहे थे हमारे ऊपर। लास्ट क्लास में भी समझाया था, यहां भी समझा रहा हूं, 2 लेक्चर हो गए, अब यही समझ नहीं आया क्लाउड बनेगा कैसे। बहन देख क्यों इतनी भड़क ले रहा है फालतू की। मस्त रहे, जो टाइम पे होगा हो जाएगा। ज्यादा चीजों के पीछे पढ़ने में भी ना दिक्कत ही रहती है। आंसर करो भाई इस क्वेश्चन का, भाई के डाउट आया यार, बताना तो पड़ेगा। हाँ भाई, ये क्लाउड कैसे टेम्परेचर पे बनेगा, कम टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे, कैसे टेम्परेचर पे। सुबह सभी लोगों का आंसर ये आ रहा है कि टेम्परेचर कम होने पर बनेगा, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखो, कन्वेक्शन रेनफॉल क्या है, देखो। लिखो डेफिनेशन लिखो, लिखो। व्हेन ग्राउंड सरफेस, व्हेन ग्राउंड सरफेस इज वेरी वार्म, व्हेन ग्राउंड सरफेस इज वेरी वार्म, ग्राउंड सरफेस इज वेरी वार्म, जब जब धरातल अत्यधिक गर्म होता है, जब धरातल अत्यधिक गर्म होता है, जब धरातल अत्यधिक गर्म होता है, तब ऐसी स्थिति में जब धरातल अत्यधिक गर्म होता है, तब ऐसी स्थिति में, तब ऐसी स्थिति में यहां की गर्म वायु, यहां की गर्म वायु ऊपर उठती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, और वह अपने साथ, और वह अपने साथ जलवाष्प के कणों को ले जाती है, और वह अपने साथ जलवाष्प के कणों को ले जाती है। इसे वायु का संवहन कहा जाता 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 है।
ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, वायु का संवहन कहा जाता है। ठीक है, और लिखो इसी में आगे, जब यह वायु ऊपर पहुंचती है, when these winds जब यह वायु ऊपर पहुंचती है तो संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है, या जलवाष्प के ऊपर पहुंचने पर संघनित होने से बादलों का निर्माण होता है। These water vapor condense and formed cloud and caused to heavy rainfall, और अत्यधिक या घनघोर वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। आगे लिखो, घनघोर वर्षा होती है, इसी में लिखो आगे, घनघोर वर्षा होती है, इसी में लिखो आगे, इन हाँ जी, आगे लिखो इसमें, इन इक्वेटोरियल, मैंने इसमें बता दिया आपको इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा, ये डेली होगी, जबकि इंडिया में कब होगी, मॉनसून के टाइम पर होगी। ओके, ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में कल की क्लास में डिस्कशन करते हैं। ओरोग्राफिक वर्ड जो है ना, वो एक तरह से माउंटेन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वर्ड है ओरोजेनेसिस, तो वहां पे ओरो वर्ड जो है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन से होता है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो वर्ड यूज किया जाता है वो माउंटेनियस रेनफॉल भी कह सकते हो आप इसको, या फिर पर्वतीय वर्षा कहोगे, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।